हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैं भारत के हर हिस्से में घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। मैं शाम के वक्त एक कॉफ़ी शॉप में काम करता हूँ, वहाँ से ठीक ठाक कमा लेता हूँ और उस पैसों को जोड़कर मैं पूरे देश में घूमने का शौक रखता हूँ। मैं जानता हूँ भले ही इन कम पैसों से ज़्यादा घूमा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करता ही हूँ। मेरा दोस्त मोहन, वो भी मेरी बहुत मदद करता है और उनके पास काफ़ी पैसे हैं। उसके पापा एक बिजनेसमैन हैं और ज़्यादातर वो मुझे घूमने के लिए कई जगह पर ले जाता ही रहता है। इस बार उसने मन बना लिया था श्रीलंका जाने का और वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता था। मैं जानता था मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहां पर घूम पाऊं, लेकिन मोहन हर बार की तरह खुद इस सब का खर्च उठाना चाहता था, तो मैं भी मान गया। ये रविवार का दिन था और हम फ्लाइट से श्रीलंका पहुंच ही गए। यहाँ पर रहना हमें कुल 7 दिन था और देश के अलग अलग कोनों में घूमना था। मैं पहली बार श्रीलंका आया था और मैं हमेशा से सोचा करता था, कैसा होगा ये देश? क्या ये हमारे राज्य से कुछ अलग होगा या यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा? मुझे पुराने रहस्य जानने बहुत ज़्यादा पसंद है। श्रीलंका, जिसे रामायण से जोड़कर देखा जाता है, और रामायण मैं हमेशा सुना करता हूँ। मैं रामलीला में हमेशा जाया करता हूँ, जिसका महत्व मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ हर जगह जाकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ नया देखने को मिल जाएगा। मैं इतिहास से जुड़ जाऊंगा। पहले 2 दिन तो हम ऐसी जगह पर घूमते रहे जो रामायण से जुड़ी हुई थी। जंगलों के बीचों बीच अशोक वाटिका, इसी के साथ कई ऐसी जगह थी जो गुफाओं के अंदर बनाई गई थी और उसका इतिहास काफी पुराना था। मैं इन चीज़ों पर यकीन करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मोहन कहा करता था कि वो इन चीज़ों पर अब यकीन नहीं करता। उसे पुरानी शक्तियों पर यकीन नहीं है और वो इन चीज़ों को मन घड़ंत माना करता था। फिर भी मेरी जिद के कारण वो इन जगहों पर घूमने के लिए जा रहा था। 2 दिनों तक घूमने के बाद उसका कहना था कि अब हमें बीच पर जाना चाहिए, हमें समुद्र के किनारे जंगलों में घूमना चाहिए। ये उसका शौक है। वो हाइकिंग करना ज़्यादा पसंद करता है और मैं भी उसका साथ देना चाहता था। ये तीसरा दिन था और हम समुद्र के किनारे पूरा दिन बैठे रहे। वहाँ अब ज़्यादा टूरिस्ट आए नहीं हुए थे, इसलिए खाली बीच में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। और कभी तो हम नहाने के लिए समुद्र के बीच चले जाते, तो कभी घने जंगलों में घूमने निकल जाते। अब यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा था और हम जानना चाहते थे कि यहाँ आसपास घूमने वाली और कौन सी जगह है। क्या कोई रहस्यमय जगह है जहाँ पर हम जाकर खुश हो जाएं? तभी हमें एक बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, यहाँ एक छोटा सा गांव है गलावा। उसके पीछे की घाटियों में बड़ा सा जंगल है, जहाँ किसी जमाने में आधुनिक शहर बनाया जाना था, लेकिन किसी कारण वो बन नहीं पाया। अब भी वहां पर आपको टूटे फूटे घर मिल जाएंगे, पटरियां मिल जाएंगी और सुना है उन पटरियों पर कोई रहस्यमय भूत या ट्रेन अब भी नजर आती है। मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वहां पर मदद करने के लिए भी कोई नहीं आने वाला था, लेकिन मैं जानता था मोहन ऐसी जगहों पर भागकर पहुंच जाता है और वो मुझे मनाने को लग गया था कि मैं भी उसके साथ उस जगह पर चलूं। यहाँ जंगलों में घूमने भी कई लोग आते हैं, तो हम भी उस जंगल की तरफ चल पड़े। सबसे पहले तो हम उस गांव में पहुंचे और वहां पर हमारा स्वागत किया गया। वहां के लोग बहुत अच्छे थे और हमें फ्री में खाना भी खिला रहे थे। वहां हमें एक सस्ते में कमरा भी मिल चुका था, क्योंकि ऐसे गांव में घूमने के लिए कम ही लोग आते हैं और वहां पर रुकता कोई नहीं। मोहन बार बार ये कह रहा था कि उसे अभी जंगल जाना है और समय लगभग शाम के 4 बजे का हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ रात के समय हम रुकें और हमें डरावने एहसास हों। अगर लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक ट्रेन आती है, तो हो सकता है सच में ऐसा कुछ हो, लेकिन उन टूटी हुई पटरियों पर शायद ही कोई ट्रेन चल सकती हो, जो कई दशकों पुरानी है। लेकिन मोहन की जिद के आगे कोई टिक नहीं सकता और वो मुझे ले ही चला वहां पर।
हमें दो घाटियों के पीछे तक पहुंचना था, जहां जंगलों के बीच ही वो टूटी फूटी पटरियां नजर आती हैं। कोई भी उस जंगल में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर ढलान काफी ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हैं और हमारा पैर कभी भी फिसल सकता है। वहां जाने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं है, इसलिए उस जंगल के बीच में कोई नहीं जाता और हम उसी तरफ बढ़ रहे थे। मैं मोहन के साथ भारत के कई हिस्सों में जा चुका था और वो हमेशा ऐसी हरकतें ही करता है। उसे अकेलापन इतना ज्यादा पसंद है कि वो ऐसी जगह पर जाना पसंद करेगा जहां आसपास कोई ना हो, कोई घूमने वाला ना हो और अकेले में कहीं बीच में बैठकर वो आसमान को देख सके। यहाँ पर भी वो ऐसा ही करना चाहता होगा और मैं इससे थोड़ा सा तंग आने लगा था, क्योंकि आज मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। मुझे भूतिया जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लगभग एक घंटे तक चलने के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर घास के नीचे हमें पटरियां नजर आ रही थी। यकीनन ऐसी जगह पर कोई ट्रेन चलती हो ही नहीं सकती और हमें पहले से पता था ये पटरियां एक गुफा की तरफ जाती हैं और उस गुफा को अब बंद कर दिया गया है। उसे एक टनल के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन पटरियां डलने के बाद वहां पर कोई ट्रेन नहीं चलाई गई। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति मौजूद है जो लोगों को ऐसा भ्रम देती है कि यहाँ कोई ट्रेन चलती है। जिन लोगों ने भी उस ट्रेन को देखा वो उसे देखकर वहां से भाग निकले और कई लोग यहाँ पर गायब भी हो चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ किसी को पता तक नहीं। क्या कोई उस ट्रेन में बैठा भी होगा या वो ट्रेन सिर्फ एक भ्रम है जो हमें दिखती है और किसी के साथ कुछ और हो जाता है। हम अब उस पटरियों की सीध में चलना शुरू हो चुके थे। हम देखना चाहते थे ये पटरियां किधर को जाती हैं और यहाँ पर पेड़ भी काफी ऊंचे ऊंचे थे, इसलिए नीचे काफी अंधेरा हो चुका था। भले ही रात का समय नहीं था, लेकिन नीचे तो रात का समय ही बना हुआ था। ऊपर से पेड़ों ने इस तरह से आसमान को ढका हुआ था कि रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी और मध्यम मध्यम रोशनी में आसपास अंधेरे का एहसास ही हो रहा था। सब कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। हम अपने हाथ में वो फोन की टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी मेरा ध्यान फोन पर पड़ा। यहाँ पर मोबाइल की रेंज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा घबराया, लेकिन मोहन बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा था, इसलिए हम आगे और भी आगे बढ़ते रहे। कई जगह पर पटरियां बिल्कुल गायब ही हो जाती, क्योंकि उनके ऊपर काफी बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और कहीं कहीं तो पेड़ों की जड़ें भी उन पटरियों के ऊपर चढ़ी हुई थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं मोहन को समझाता जा रहा था, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किंवदंतियां हैं जो यहाँ पर सुनाई जाती हैं। आखिर यहाँ पर ट्रेन की सिर्फ पटरी डाली गई थी, कोई ट्रेन इस पर कभी चली ही नहीं। आधा काम ही बंद कर दिया गया था, तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन काफी दूरी तक चलने के बाद हमें वो पटरियां साफ साफ नजर आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सफाई की गई हो, उनसे एक चमक निकल रही थी। उसी के सहारे अब आगे बढ़ना आसान था, क्योंकि नीचे अब ना तो झाड़ियां थी ना ही घास उगी हुई थी। उन दो पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच से आगे निकलने में बहुत आसानी हो रही थी और आसपास से पंछियों की आवाज भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। यहाँ से रास्ता ढूंढना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी और काफी आगे हमें एक टनल नजर आना शुरू हो गई। हम वहीं से पटरियों की एक तरफ उतर आए और देखने में लग गए कि आखिर यहाँ टनल बिल्कुल जंगल के बीच क्यों बनाई गई है, और वो भी इतनी साफ सुथरी। उस पर तो जैसे पेंट किया गया था, लेकिन फिर भी उस टनल के अंदर छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। वो उन पटरियों के बिल्कुल बीच लगे हुए थे, जिसे देखने के बाद मोहन जैसे गुस्सा हो गया। उसने कहा, ऐसी कहानियां क्यों सुनाते हैं लोग, बेवजह टूरिस्ट को इस तरह बहकाते हैं। यहाँ देखने लायक तो कुछ है नहीं, आखिर हम करेंगे क्या? हम तो इन पटरियों के अंत तक पहुंच आए हैं, मुझे तो कुछ देखने को नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कोई खड़ी पुरानी ट्रेन ही देखने को मिल जाएगी, जिसे देखकर सब डर कर भाग जाते हैं। मैं कुछ फोटो खींचूंगा, बाहर जाकर बताऊंगा, शायद हम न्यूज में आ जाएं, कोई बात बन जाए। लेकिन यार, ये तो सिर्फ पटरियां हैं और तो कुछ मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। उसने बस ये शब्द कहे थे, तभी उस टनल के अंदर से एक आवाज आई।
ये ऐसी आवाज थी जैसे किसी लोहे पर कोई पत्थर को गिराया गया हो। काफी तेज आवाज थी जो टनल में काफी देर तक गूंजती रही। इसे सुनने के बाद मोहन का चेहरा देखने वाला था। वो दोबारा से उत्सुक हो गया था और अब मैं और ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैं मोहन को जानता था। वो इस टनल के अंदर जाने की जिद करेगा जो मैं नहीं जाना चाहता था। घुप अंधेरे में वहां अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ हम मोबाइल की वो टॉर्च जलाकर ही अंदर घुसने वाले थे और मोहन जिद करने लगा था तो अंदर जाना ही था। मैं पहले से जानता था ऐसा कुछ हुआ तो डरने वाली बात हो ही जाएगी। हम अब उस टनल के अंदर जा रहे थे जहां काफी ज्यादा घास फूस उगी हुई थी और वो आवाज कहां से आई थी ये मोहन सुनना चाहता था। आगे निकलने के बाद हमें एक ट्रेन नजर आई। 2-3 बोगियां थी जो एक इंजन से जुड़ी हुई थी। अंदर घुप अंधेरे में वो बिल्कुल चमकने वाली ट्रेन नजर आ रही थी। हम अब आगे बढ़ रहे थे और मोहन हर एक बोगी में देख रहा था। वहां सीट्स तो बनी हुई थी लेकिन उन पर गद्दियां नहीं लगी हुई थी। लोहे की सलाखें लगाई गई थी जैसे कोई नकली ट्रेन हो। मुझे पहले लगा ये शायद टूरिस्ट के लिए बनाई गई हो और यहाँ पर कोई आया ही नहीं, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ दिया गया। लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाते गए उसका पेंट नया किया हुआ लग रहा था। उसमें से एक स्मेल सी आ रही थी। मैं थोड़ा घबराता गया, लेकिन मुझे डर इस चीज का था कि वो आवाज कहाँ से आई थी। यकीनन यहाँ कोई ना कोई पत्थर गिरा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पहुंचते ही क्यों? जैसे ही हम इंजन तक पहुंचे हमारे होश उड़ गए। उस छोटे से इंजन रूम में लाइट चल रही थी और वहां पर एक आदमी बैठा था जिसने सफेद रंग की टोपी पहन रखी थी और काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। ये बड़े अजीब से कपड़े थे जिस पर बटन नहीं थे। बिल्कुल चमकते हुए ये कपड़े दिख तो रहे थे लेकिन चमक हमारी आंखों में पड़ रही थी। ये कोई चमकती हुई लेदर लग रही थी। मोहन ने एकदम से सवाल किया, भाई साहब आप यहाँ क्यों बैठे हो? ये टनल तो बंद है। आप भी हमारी तरह यहाँ पर घूमने आए हो क्या? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने 2-3 और सवाल पूछे लेकिन वो आदमी बिल्कुल सामने देखे जा रहा था और बस एक इशारा किया जा रहा था पीछे बैठने का। मैं थोड़ा थोड़ा घबराने लगा था। वो इस ट्रेन में बैठने को क्यों कह रहा है, क्योंकि ये ट्रेन आगे को चलने वाली तो है नहीं, ना ही से स्टार्ट किया गया था। भले ही इस पर पेंट जरूर किया गया था। इसके बाद मोहन ने इशारा किया, चलो पीछे जाकर बैठते हैं, उस तीसरी बोगी में बैठते हैं, वो मुझे ज्यादा साफ लग रही है, बाकियों में तो थोड़ा थोड़ा घास गिरा हुआ है। मैं मोहन को मना करता रहा लेकिन वो हर बार खींचकर मुझे वहां पर ले ही जाता जहां मैं नहीं जाना चाहता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरी वाली बोगी में मुझे खींचकर वो ले गया और उन सलाखों पर हम बैठ गए। वो लोहे की सलाखें काफी ठंडी लग रही थी और उसका एहसास बड़ा अजीब सा था। उस बोगी में एक अलग सी बदबू थी जो सड़े हुए मांस की लग रही थी और मोहन बार बार कह रहा था ये पेड़ों की बदबू है, यहाँ जरूर सीलन के कारण पानी आ गया होगा। बारिश तो यहाँ अक्सर होती ही रहती है, पानी यहाँ भरा होगा, उसकी बदबू यहाँ आसपास से आ रही है। मुझे भी ऐसा एहसास हुआ ये बोगी से बदबू नहीं आ रही थी बल्कि बाहर से इस बोगी के अंदर वो बदबू आए जा रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ बैठना मुश्किल भरा था। मोहन यहाँ से उठना नहीं चाहता था। तभी इस बोगी की भी लाइट जली। अंदर पूरी तरह से रोशनी हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से हैरान, आखिर यहाँ लाइट का सिस्टम भी है। ये ट्रेन बनाई क्यों गई है और क्या सच में ये कोई भूतिया ट्रेन ही तो नहीं? इसमें हमें बैठना नहीं चाहिए, यहाँ से भाग निकलना चाहिए। लेकिन मोहन को मना कौन करता? उसने ये ट्रिप उसने इस ट्रिप के खुद पैसे लगाए थे और वो मुझे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसके बाद वो ट्रेन हिली। वो ट्रेन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही थी। मैं हैरान, बिना इंजन को स्टार्ट किए ये ट्रेन आगे की तरफ क्यों बढ़ रही है और आसपास हमें कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। भले ही वो पटरियां टूटी फूटी थी लेकिन ट्रेन और उस टनल के अंदर जाए जा रही थी।
मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी क्योंकि पीछे वो टनल से बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। बाहर से थोड़ी सी रोशनी तो आ रही थी, लेकिन यहाँ टनल के अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं थी और बस ट्रेन की बोगियों से निकलने वाली रोशनी से आसपास टनल की वो दीवारें नजर आ रही थी। जैसे जैसे वो ट्रेन आगे जाती रही, पीछे वाला वो रास्ता गायब होता रहा। अब वो ट्रेन उस पटरियों के रास्ते से काफी आगे निकल आई थी, लेकिन इंजन चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो ट्रेन उस टनल से बाहर भी निकली और आगे से हम एक और जंगल में पहुंच आए थे। उस पहाड़ी के अंदर से बनाई गई वो टनल से दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता भी है, हमें पता नहीं था और वो ट्रेन उसी रास्ते से आगे निकल चुकी थी। रास्ते में हमें पटरी बिल्कुल भी नजर नहीं आई। मैं पीछे भी देखता रहा, आखिर ये ट्रेन चल किस पर रही है। जरूर झाड़ियों के नीचे वो पटरियां होंगी जिसके ऊपर से ये ट्रेन निकलती जा रही थी, फिर भी वो घास कट नहीं रही थी। जंगल यहाँ भी काफी घना था और अब वैसे भी अंधेरा हो चुका था। इस अंधेरे में जंगल से थोड़ी थोड़ी रोशनी के कारण पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर आसमान में थोड़ी थोड़ी रोशनी जरूर थी, लेकिन पेड़ों के बीच से वो रोशनी छनकर नीचे तक आ रही थी और ज्यादा कुछ दिखना मुश्किल कर रही थी। अब उस ट्रेन की रफ्तार काफी तेज होती जा रही थी और अब मैं मोहन को देख रहा था। उसने कहां पर लाकर फंसा दिया है। ये ट्रेन चल रही है और आगे कहां तक जा रही है हमें पता भी नहीं है। तभी ट्रेन में एक झटका सा महसूस हुआ। वो ट्रेन अब एक और टनल में घुस गई थी। वो टनल किसी पहाड़ी में नहीं थी, बल्कि वो जमीन में बनी गोल सी टनल थी और अब हम जमीन के नीचे की तरफ जा रहे थे। यहाँ मेरी सांसें थम गई थी क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था आसपास। बस बोगी के अंदर की वो रोशनी के कारण ही हम देख पा रहे थे और आसपास वो मिट्टी नजर आ रही थी। ये कोई ईंटों से बनी हुई टनल नहीं थी, बल्कि कोई गुफा जैसी लग रही थी जिसे खोद कर बनाया गया हो। अब उस ट्रेन में काफी जोरदार झटके लग रहे थे और मेरी तो डर कर चीखें निकलना शुरू हो गई थी। आखिर ये ट्रेन धरती के अंदर की तरफ जा रही है और जरूर जब ये जमीन से टकराएगी तो हमारा भी कचूमर बन जाएगा। मुझे नहीं लगता इस ट्रेन को कोई चला रहा है। मुझे लग रहा है ढलान के कारण ये इस सुरंग के अंदर घुसे जा रही है जिसे नकली तौर पर बनाया गया है। जरूर यहाँ जमीन को खोदा गया है और हम भी ट्रेन के समेत ही इसमें समाने वाले हैं। हमें बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला। इतनी अंदर तक हम जाए जा रहे थे और इस तरह से हिलती हुई ट्रेन में मैंने मोहन को डरते हुए भी देखा। वो बार बार पैरों को समेट रहा था, वो मेरे करीब आ रहा था। अब तो उस बोगी की लाइट भी कभी बंद होती कभी चलती। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बिजली का कनेक्शन भी टूट रहा है। इस ट्रेन की जो बैटरी आगे होगी शायद वो भी हिल रही होगी, जिस कारण इसकी लाइट इस तरह से हिल रही है। वहाँ वो सलाखें भी हिलना शुरू हो चुकी थी और अचानक एक झटका सा लगा। हमें महसूस हुआ जैसे हमारा शरीर हल्का हो गया हो और तभी मैंने अपने बाजुओं की तरफ देखा। क्या हम टकरा तो नहीं गए? लेकिन दर्द तो महसूस नहीं हुआ। लेकिन तभी वो ट्रेन ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। ये रास्ता अब ऊपर की तरफ जा रहा था और मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही थी। किसी भी तरह से यहाँ से ये ट्रेन निकल आए, हमें बचने का यही रास्ता नजर आएगा। काफी देर तक वो ट्रेन ऊपर की तरफ बढ़ती रही और उस टनल से भी वो ट्रेन बाहर आ ही गई। वहां सामने बिल्कुल साफ पटरियां थी और आसपास कुछ घर भी नजर आ रहे थे, जिसे देखने के बाद मन को बहुत ज्यादा खुशी हुई। लगता है ये ट्रेन शहरों की तरफ भी जाती है। मुझे तो पहले बहुत ही डर लगा था। श्रीलंका में ऐसी ट्रेन भी चलती है। वहां काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मुझे ये देखकर खुशी हुई। हम लोगों के बीच आ गए थे। ट्रेन की रफ्तार भी थोड़ी थोड़ी धीमी होना शुरू हो गई थी। जरूर ही किसी स्टेशन पर यह ट्रेन रुकने वाली थी और मैं मोहन को कह रहा था, जहां भी ये ट्रेन रुके बस हमें उतर जाना है। मैं इस ट्रेन में ज्यादा बैठना नहीं चाहता। पता नहीं ये ट्रेन हमें कहां पर ले जाए। हमने तो टिकट भी नहीं ली है और मुझे वैसे भी ये कोई साधारण ट्रेन नजर नहीं आती। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। जैसे ही उस ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी थी, हमने देखा पटरियों के पास वो लोग छलांगे लगाकर इस ट्रेन पर जैसे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भले ही ट्रेन धीमी थी, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं थी कि उस पर चढ़ा जा पाए।
जरूर ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी उस ट्रेन की, और लोग छलांगे लगा लगा कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए नीचे गिरते जा रहे थे। मैंने कुछ लोगों को छलांग लगाते हुए देखा जो ट्रेन को नहीं पकड़ पाए और इस ट्रेन के नीचे आ गए। ये लोग तो पागलों की तरह इस ट्रेन को पकड़ने में लगे हुए थे और इसकी रफ्तार धीमी होती जा रही थी। तभी मुझे सामने से कंटीली तारें नजर आईं। वो ट्रेन जैसे ही उन कटीली तारों के बीच पहुंची, वहां पर कोई लोग नहीं थे जो इस ट्रेन पर चढ़ रहे थे, बल्कि सामने एक स्टेशन नजर आ रहा था। ये स्टेशन पत्थरों का बना हुआ था और उसे पुरानी सी लुक दी हुई थी। एक तरफ एक झरना सा बना हुआ था जो किसी पहाड़ से आ रहे पानी के कारण था। वहां कुछ लोग खड़े थे और तभी मेरी आंखें चमकी। मैंने कुछ अजीब देखा था। जितने भी लोग इस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हर किसी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। ये कुर्ते पजामे जैसा था और हर किसी ने वैसा ही पहनावा पहन रखा था, और स्टेशन पर भी हर किसी ने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैं थोड़ा सा घबराने लगा और मैंने देखा यहाँ लोग काफी सभ्य थे। वो एक लाइन में लगे हुए थे इस ट्रेन पर चढ़ने के लिए। धीरे धीरे करके वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुक चुकी थी और वो लोग एक एक करके अलग अलग बोगियों में चढ़ना शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे काफी लोग उस बोगियों में चढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी काफी जगह बची हुई थी। उसके बाद मैंने देखा पीछे काफी लोग खड़े थे जो अंदर घुसने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उस स्टेशन में उन्हें आने शायद नहीं दिया जा रहा था। वो बार बार उन फेंस के पास खड़े अंदर आने की कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पार कर नहीं पा रहे थे। उस स्टेशन के पीछे भी काफी लोग थे जो अंदर आना चाहते थे। कुछ ने सफेद कपड़े पहने हुए थे तो कुछ ने काले रंग के अजीब फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। हर कोई ट्रेन स्टेशन के अंदर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर आ नहीं पाया। वो ट्रेन लगभग 5 मिनट तक वहां पर खड़ी थी। हर कोई वहां अंदर आकर बैठ चुका था जो भी ट्रेन स्टेशन के अंदर था। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू हो गई और आसपास से चीखने की आवाजें शुरू हो चुकी थी। वो लोग ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। शायद उस स्टेशन में वो आना चाहते थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था। तभी मेरी नजर मोहन पर पड़ी। वो इधर उधर देख रहा था और खुश हो रहा था। उसने कहा, ये ट्रेन कोई भूतिया नहीं है, ये तो बढ़िया ट्रेन लग रही है। ये किसी अलग सी इलाके में आकर गई है। मैं तो कुछ खाने को ढूंढ रहा था, आसपास कोई दुकान थी ही नहीं। अगर मैं उतरता तो मुश्किल हो सकती थी। ये ट्रेन 5 मिनट में ही तो चल पड़ी है। इन लोगों से पूछना पड़ेगा ये कौन सा स्टेशन है। नाम तो यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ था। एक आदमी हमारी सीट के पास वाली सीट में ही बैठा हुआ था और मोहन ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। भाई साहब, ये कौन सा स्टेशन है और आप भी यहाँ के नहीं लगते? आप तो कोई विदेश से आए लगते हैं। उस आदमी के बाल काफी भूरे रंग के लग रहे थे और वो श्रीलंका का नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो जवाब कोई नहीं दे रहा था। मैंने भी उससे कई सवाल पूछे कि ये कौन सा स्टेशन है, ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है। हम तो उस जंगल में चढ़ाए थे, उसके बाद हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। लेकिन वो आदमी बस हमारी तरफ देखता और आगे की तरफ मुंह घुमा लेता। वो काफी उदास सा दिख रहा था। उसके बाद हमने आगे वाले आदमी से भी सवाल किए। वहां पर सच में कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। सिर्फ हम ही थे जो बोगी में बोल रहे थे, जिनकी आवाज यहाँ गूंज रही थी। उसके सिवा कोई भी बात नहीं कर रहा था। ना ही आगे वाली किसी बोगी से आवाज आ रही थी। हर कोई चुपचाप बैठा हुआ था। ये कुल 30 से 40 लोग होंगे जो इन 3 बोगियों में अलग अलग भाग में भर चुके थे। अब ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। अब हमने देखा कि आगे समंदर था। हमें वहां पर कोई पटरियां नजर नहीं आ रही थी और ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी, कहीं ये ट्रेन उस पानी में ना समा जाए, वहां पर क्रैश ना कर जाए, वहां पर पलट न जाए। लेकिन ट्रेन उस समंदर के बिल्कुल पास जाती जा रही थी और अचानक जैसे पानी में एक टनल सी दिखनी शुरू हो गई। ये रास्ता फिर से नीचे की तरफ जाता था और ट्रेन फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। हम फिर से घबरा रहे थे। पानी के नीचे ये ट्रेन जाए जा रही थी और आसपास पानी दिख तो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होता गया, बस उस पानी की आवाज आ रही थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि 2-3 बार चीख चुका था और मोहन की हालत भी पतली हो चुकी थी।
पानी के काफी नीचे तक जाने के बाद फिर से वहां से वो ट्रेन मुड़ी और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गई। हम अब भी पानी के अंदर ही थे। वो आवाजें, वो भारी मध्यम सी गूंज वहां हमें सुनाई दे रही थी। काफी समय बाद वहां अंधेरे से वो ट्रेन बाहर निकली। अब फिर से एक रेगिस्तानी इलाके में वो ट्रेन पहुंच चुकी थी। रेगिस्तान में आगे की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर कोई पटरियां नहीं थी। हो सकता है पटरी उस रेत में हो, वहां ऊपर से ट्रेन निकल रही हो, लेकिन मैं पीछे देख रहा था। ट्रेन के चलने के बाद भी वहां से रेत हट नहीं रही थी और ट्रेन अब आगे बढ़ती जा रही थी। वहां पर भी धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। आसपास फिर से सफेद कपड़ों में लोग नजर आ रहे थे जो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन की रफ्तार अब भी काफी तेज थी और वहां पर तो भीड़ लगी हुई थी। इसे देखने के बाद मन घबराने लगा था, क्योंकि इनके कपड़े जरूर सफेद थे, लेकिन पहले वाले लोगों की तरह नहीं थे। कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे थे इन्होंने। कुछ लोग ट्रेन से टकरा रहे थे तो कुछ ट्रेन के नीचे आए जा रहे थे। अब आगे एक पत्थरों से बनी जगह नजर आने लगी जो भूरे रंग की थी, जैसे रेत के पत्थर बनाए गए हों और उनसे एक ढांचा बनाया गया हो। आसपास कुछ कटीली तारें थी और ये कटीली तारें भी चमक रही थी जैसे कांच की कटीली तारें हों। वहां उन कटीली तारों के बीच में जैसे ही ट्रेन पहुंची, उसकी रफ्तार काफी मध्यम हो चुकी थी। वहां आसपास लोगों की भीड़ जो उन कटीली तारों से आगे निकल नहीं पा रहे थे, और वहां पर भी स्टेशन बना हुआ था। वैसे ही कुछ लोग वहां पर भी लाइन बनाकर खड़े थे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। वहां पर ट्रेन जाकर खड़ी हो गई और वो लोग धीरे धीरे ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगे। हम आसपास देख रहे थे क्या हमें यहाँ पर उतर जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में ये ढांचा बना हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बस यहाँ लोगों की भीड़ थी जो बाहर से चिल्ला रहे थे, इस स्टेशन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर कुल 15 से 20 लोग थे जो हमारी ट्रेन पर चढ़े थे और ज्यादातर आगे वाली बोगियों में चढ़ चुके थे। सिर्फ 2 लोग थे जो हमारी बोगी में आए थे और एक तरफ जाकर इकट्ठे ही बैठ गए थे। वो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आगे देखे जा रहे थे। उनके भी चेहरे काफी मायूस थे और मैंने दूर से आवाज लगाकर उनसे पूछा, भाई साहब, ये कौन सी जगह है? क्या हम यहाँ पर उतर सकते हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद हम गलती से इस ट्रेन पर चढ़ाए हैं। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार हमारी तरफ मुड़कर देखा और मायूस चेहरा आगे कर लिया। उसके बाद सब चुप थे। हम भी कुछ सवाल पूछने के बाद चुप होकर वहां पर बैठ गए। अब हमारे अंदर डर भरने लगा था कि कैसी जगह पर आ फंसे हैं, और ट्रेन चलना शुरू हो गई। चीखों की आवाज ऊंची होना शुरू हो गई। वो लोग स्टेशन के अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे और वहीं पर तड़प से रहे थे। यहाँ पर गर्मी का थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था, लेकिन मन में ये ख्याल था, श्रीलंका से आधे घंटे के अंदर ही हम कैसे रेगिस्तान में पहुंच आए हैं, ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी ट्रेन आगे बढ़ती बढ़ती रेत की एक सुरंग में जा घुसी। वहां पर भी अंधेरा हो गया था और अचानक ट्रेन फिर से नीचे की तरफ जाने लगी, जैसे फिर से धरती के अंदर जा रही हो। उस रेत की सुरंग से भी हमारी ट्रेन जैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। पहले तो काफी देर ये ट्रेन नीचे जा रही थी, अब पहले की तरह ही ऊपर जाना शुरू हो गई थी, और उस सुरंग से भी ये ट्रेन बाहर निकली और अचानक ठंड का माहौल बन गया। आसपास बर्फ ही बर्फ थी, जैसे हम किसी ग्लेशियर के आसपास पहुंच आए हों। सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही थी और वहां पर हमें काली काली परछाइयां नजर आ रही थी, लेकिन लोग दिख नहीं रहे थे। अब ट्रेन थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगी और हमें यहाँ पर काले कपड़ों वाले लोग नजर आने लगे। उन्होंने काले रंग के सूट पहन रखे थे। फिर से वैसे ही हालात थे। उस बर्फ से भागना मुश्किल हो रहा था, उनके पैर फंस रहे थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे ट्रेन पर चढ़ने की। ट्रेन से टकरा टकरा कर वो इधर उधर गिर रहे थे और कुछ लोग तो ट्रेन के नीचे तक आ चुके थे। यहाँ हो क्या रहा है? लोग इस ट्रेन पर चढ़ना क्यों चाहते हैं? आखिर ये ट्रेन कहाँ जा रही है? और उस स्टेशन के अंदर आकर वो ट्रेन को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्यों उन्हें इस स्टेशन के अंदर आने नहीं दिया जाता? यहाँ पर भी सफेद रंग का एक ढांचा बना हुआ था जो पहले की तरह ही ट्रेन का स्टेशन लग रहा था। यहाँ पर काले सूट पहने कुछ लोग नजर आ रहे थे और इनकी संख्या 40 से 50 थी। यकीनन ये भी ट्रेन पर तो चढ़ेंगे ही।
लेकिन अब मोहन इस ट्रेन से उतरने की जिद कर रहा था। उसका कहना था, मुझे डर लग रहा है, हम जा कहां पहुंचे हैं। लेकिन मैंने उसे किसी तरह से रोक लिया। भले ही हर बार जिद करके वो मुझे मना लेता है, लेकिन आज मैंने उसे पकड़ रखा था। मैंने उसे कहा, अगर हम यहाँ पर उतर आए, ये बड़ी अजीब जगह है और श्रीलंका में इतनी नज़दीक कोई बर्फ वाला ग्लेशियर नहीं है। मुझे डर लग रहा है, ये कोई अजीब जगह है। अगर हम यहाँ उतरे और दोबारा हमें ट्रेन मिली ही ना, और अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया जो ट्रेन पर चढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मत उतरो। मेरी ये बात सुनने के बाद उसने खुद को समझाया और वो वहीं पर बैठ गया। इन काले सूट वाले लोगों ने भी ट्रेन पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दिया और अब आगे और पीछे वो लोग चढ़ चुके थे। ये ट्रेन लगभग भर ही चुकी थी और अब वहां से भी ये ट्रेन निकली और वैसी ही चीखों की आवाज। यहाँ स्टेशन के बाहर भीड़ लगी हुई थी जो इस स्टेशन के अंदर आना चाहती थी, लेकिन कंटीली तारों के कारण यहाँ भी अंदर आना बेहद मुश्किल था। यहाँ पर भी कंटीली तारें लोहे और स्टील की बनी हुई थी जो बिल्कुल चमक रही थी और धीरे धीरे हमारी ट्रेन तेज होना शुरू हो गई। अब पहली बार इस ट्रेन को इतना तेज देखा था कि बड़ी जल्दी से वो स्टेशन काफी पीछे रह गया और मैंने फिर से अपनी सीट को पकड़ लिया। हम फिर से इस धरती के अंदर जा घुसेंगे। यहाँ पर एक और टनल आने वाली है और मैंने मोहन को इशारा किया। उसने भी अपनी सीट को जोर से पकड़ लिया। ये ट्रेन पूरी भरी पड़ी थी, लेकिन अब ये किसी सुरंग के अंदर नहीं गई, बल्कि फिर से वहां आगे एक जंगल नजर आना शुरू हो गया। पेड़ों के बीच जा घुसी थी वो ट्रेन। अब बहुत तेज रफ्तार थी इस ट्रेन की कि आसपास के पेड़ भी जैसे ट्रेन से टकरा तो रहे थे, लेकिन बड़ी ही तेजी से पीछे भी हट रहे थे और अजीब सा नजारा था। और एक झटका हमें फिर से महसूस हुआ और इस बार ये ट्रेन ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी थी। इस अंधेरे में ट्रेन आसमान की तरफ सीधा जाना शुरू हो गई और इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखे नहीं बनती थी। आसपास जैसे कुछ तारे से नजर आ रहे थे और पीछे देखने पर जैसे धरती कहीं लोप ही हो गई। आसपास बस चमकते हुए तारे ही नजर आ रहे थे और कुछ नहीं। ये ट्रेन जैसे आसमान में जाए जा रही थी और अजीब से झटके लग रहे थे, जैसे ट्रेन हवा में उड़ रही हो। घूमने का एहसास हो रहा था। शरीर का वजन भी जैसे कम होता जा रहा था, लेकिन हमारी चीखें निकल रही थी। वो लोग आवाज तक नहीं निकाल रहे थे। उनके चेहरे अब भी मायूस थे और हमारी तो जान निकलने वाली थी। उस ट्रेन की रफ्तार जैसे ही और ज्यादा तेज होती, हमारे शरीर को झटका सा महसूस होता और हम पीछे की तरफ टकराते। हमें आसपास से अजीब रंग की रोशनियां भी निकलती हुई दिखती और पता नहीं वो क्या था, लेकिन उस रोशनी से निकलते ही शरीर पर जलन का एहसास सा होता, लेकिन तभी एक ठंडक का एहसास भी होता। आसपास वो लोग बिना चिल्लाए बिना बोले उसी तरह से बैठे थे और अब हमें डर लगने लगा था। लेकिन तभी एक रोशनी भरी दुनिया में जैसे हमारी वो ट्रेन पहुंच गई। वहां आसपास काली परछाइयां उड़ती हुई नजर आ रही थी। वो ट्रेन के आसपास देख रही थी। कभी वो ट्रेन के अंदर घुस जाती, कभी नीचे पहुंचती। नीचे से किसी के चीखने की आवाज भी आई और जैसे वो परछाइयां किसी को नीचे मार रही हों। कुछ लोगों की आवाज तब सुनी हमने। शायद ये वो लोग थे जो वहां ट्रेन के नीचे आए होंगे। और क्या उन्होंने सच में ट्रेन को पकड़ लिया था? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन काली परछाइयों ने हर एक को वहां से जैसे धकेला। पीछे से चीखने की आवाज आती, लेकिन एक ही झटके में बहुत दूर सी चली जाती। वो ट्रेन उस रोशनी से भी बाहर निकली और आगे सफेद रंग की एक दीवार नजर आने लगी। वो दीवार इतनी विशाल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो दीवार बड़ी होती रही, ट्रेन उसके करीब जाती रही जैसे उसे टकराना चाहती हो। हमें लग रहा था कि अब ट्रेन उस दीवार से टकराएगी, अब ट्रेन उस दीवार से टकराएगी, लेकिन हम उसके नजदीक जा रहे थे। इतनी विशाल दीवार थी, मैं क्या बताऊं, किसी ग्रह से भी ज्यादा बड़ी होगी। हम उसके करीब जाए जा रहे थे और तब पता चल रहा था कितनी बड़ी है वो। छोटे छोटे कण जो दूर से उसके अंदर नजर आ रहे थे, पास आने पर वो बड़े बड़े छेद थे और अब भी वो छेदों का आकार बड़ा हुए जा रहा था, यानी हम उसके और करीब आ रहे थे। वो परछाइयां जो यहाँ अंदर आ रही थी वो पीछे ही रह चुकी थी।
अब यहाँ पर जैसे कंकाल इस ट्रेन से चिपक रहे थे। ये हड्डियों के ढांचे थे और इंसानी हड्डियों के ढांचे नहीं थे। कुछ की कई टांगे थी और उन्होंने ट्रेन को एक एक करके पकड़ना शुरू हो गया। ये जो इतनी बड़ी दीवार थी, ये दीवार नहीं, हड्डियों के ढांचों से बनी दीवार थी जिसके एक छेद से हम निकल रहे थे और तब हमें यहाँ आसपास हड्डियां ही हड्डियां नजर आईं। ये छेद पूरा उन कंकालों से बना हुआ था जिससे वो ढांचे से इस ट्रेन से चिपकते जा रहे थे। वो अंदर हाथ डालकर लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने देखा उन लोगों को डरते हुए। वो काले कपड़े वाले, वो सफेद कपड़े वाले डरकर एक कोने में आ रहे थे, लेकिन उन हड्डियों ने हमें पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो हमारे करीब आए, हमें सूंघने की कोशिश की और आगे की तरफ बढ़ गए। वो हड्डियां इस तरह से इस ट्रेन से चिपक रही थी कि धीरे धीरे जैसे लोहा भी पिघल रहा हो और वो भी हड्डियां बनता जा रहा हो। हमारे पैरों के नीचे जो लोहे की शीट लगी हुई थी वो भी सफेद रंग की हो गई थी, वो भी जैसे हड्डियां बन गई थी। वो पूरी ट्रेन ही हड्डियों का ढांचा बन गई थी और हमारी चीखें निकल रही थी। हम ये सब देखकर चीख रहे थे और वो सब लोग इसलिए चीख रहे थे क्योंकि वो हड्डियां उनको जैसे नोच रही थी। और इसके बाद ट्रेन की रफ्तार जैसे बहुत ज्यादा तेज हो गई। उस छेद से जैसे हम एक ही क्षण में निकल गए और आसपास से रोशनी इतनी तेजी से निकल रही थी, उनका रंग इतनी तेजी से बदल रहा था जैसे हमारी ट्रेन पिघल रही हो। वो भी रोशनी का हिस्सा बनती जा रही थी। अब पूरी की पूरी ट्रेन ही वहां से गायब हो गई थी। हमें हाथ लगाने पर महसूस तो हो रहा था कि नीचे सीट है, लेकिन वो जैसे पारदर्शी बन गई थी। हमारी पूरी ट्रेन पारदर्शी थी और वो हड्डियों के ढांचे भी कहीं पीछे ही रह गए। तभी हमें धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो गया था। यहाँ अजीब अजीब से रंग थे, आसमान में दिखती हुई आंखें, बड़े बड़े शरीर, बड़े बड़े चेहरे। कुछ चेहरे पहचाने से लगते और कुछ चेहरे अजीब से। कई की हजारों आंखें होती तो कई के हजारों दांत, कई विशाल विशाल बाजुएं जैसे हमें अंदर जकड़ने की कोशिश करती। हमारे आसपास के वो लोग भी इधर उधर जैसे पारदर्शी हुए जा रहे थे। वो जैसे रोशनी की गेंदें बन रहे थे। हमें भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे गला सूख रहा हो। तभी दम घुटने का भी एहसास हुआ और एक झटके में सांस आ जाती। अजीब सा डर था वो। तभी वो रोशनी की गेंदें बनके वहां जैसे एक छोटे से हिस्से में जुड़ते जा रहे थे और हमारी चीखें निकल रही थी। आसमान में दिख रहे वो आकार जैसे हमें निगलने की कोशिश कर रहे थे और आगे एक जैसे बड़ी सी गुफा सी बनी हुई थी, बड़ा सा छेद सा था। वो काले रंग का ब्लैक होल जिसके अंदर ये ट्रेन शायद जाने वाली थी। आसपास से वो रोशनी को भी खींच रहा था और हम बड़ी तेजी से जैसे उसके अंदर जा रहे थे। वो इतना विशाल था कि उसके करीब पहुंचने में बहुत समय लग रहा था। तभी मेरा ध्यान अपने हाथ की तरफ पड़ा। मेरे हाथ का आकार लंबा हो गया था। मैंने मोहन की तरफ देखा, उसका चेहरा भी लंबा सा हो रहा था, उसका शरीर भी बड़ा हो रहा था। वो भी जैसे कटी फटी सी रोशनी की तरह अलग अलग रंग छोड़ रहा था। मैं भी खींचता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे हम उसके जितना करीब जाते हमारा शरीर उतना खिंचता जाता। मैंने अपनी टांग को बहुत आगे तक देखा। मेरा पैर काफी आगे तक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम पीछे देखने की कोशिश करते बस आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता। हम शायद पीछे देख नहीं पा रहे थे, बस आगे ही दिख रहा था और वो बड़ी बड़ी आंखें जैसे उस काले से छेद से हमें घूर रही हों। और तभी हमारे कानों में एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय नहीं आया है। और ये वो आवाज थी जो हमें आखिरी बार सुनाई दी। उसके बाद जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मुझे कुछ नजर नहीं आया। और जब मेरी आंख खुली, हम उसी जंगल की सुरंग के बाहर गिरे हुए थे। मेरी नींद खुली जैसे मैंने मोहन को उठाया, वो भी मेरे चेहरे की तरफ घूरे जा रहा था। हम उसी सुरंग के आगे थे जहां पर पटरी थी। हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो उस अजीब सी जगह पर पहुंच आए थे। लेकिन तभी फिर से पत्थर गिरने की आवाज आई जैसे किसी लोहे पर गिरा हो। अंदर हमें ट्रेन दिखाई दे रही थी।
हमने जैसे ही उस टनल के अंदर रोशनी मारी, अंदर वो ट्रेन नजर आ रही थी। हम वहां से भागने लगे। हम अंदर नहीं जाना चाहते थे, हमें पता था उसके अंदर क्या है। हम भागते रहे, हम उस जंगल से बाहर आना चाहते थे। हमें नहीं पता था हम कहाँ पहुंच आए हैं, क्या हम अपनी दुनिया में मौजूद हैं या कहीं और ही पहुंच गए हैं। लेकिन वहां से काफी देर भागने के बाद हमें कुछ लोग नजर आए। ये वही गांव वाले थे जो हमें देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये तुम कैसे लग रहे हो। मैंने अपने शरीर की तरफ देखा, बिल्कुल जैसे उसमें खून हो ही ना। हमें चक्कर भी आए जा रहे थे, जैसे शरीर का खून सूख गया हो, बस इसमें सिर्फ जान ही बची हो। वहां मैं तो बेहोश होने की कगार पर था। लोगों ने मुझे पानी पिलाया और एक घर में बिठाया। उसके बाद हम उन्हें बता रहे थे हमारे साथ क्या हुआ, और वो हैरानी से हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, वहां ट्रेन में बैठने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, आप तो उसमें बैठ आए हैं। आपने ये सब देखा, पहले हैं आप। ये ट्रेन जाती कहां पर है किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को नजर आती है, कुछ को नहीं आती। किसी को नहीं पता कैसे होता है ये सब। हम कई लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोगों ने हमारी बात मानी ही नहीं। हमने पुलिस को भी बताया, वो भी हमारी बात को इग्नोर ही कर गए। जंगल में कई लोगों ने उस जगह को ढूंढने की दोबारा कोशिश की, लेकिन उन्हें वो सुरंग वहां पर मिली ही नहीं। कहते हैं कुछ लोगों को वो पटरियां नजर आती हैं, वो ट्रेन नजर आती है, फिर जैसे हवा में गायब हो जाती है। हम वो हिम्मत वाले थे जो उसमें बेवकूफ़ी करके बैठ चुके थे। उसके बाद हम वापस भारत आ गए। आज भी मैं मन में वो बातें सोचा करता हूँ, आखिर हम किस जगह का सफर करके आए थे, आखिर वो लोग कौन थे जो ट्रेन में बैठे। मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो आवाज अब भी कानों में गूंजती है, तुम्हारा समय नहीं आया है। बस यही बात मन को डरा देती है कि क्या सच में हमारा भी कभी समय आएगा इस ट्रेन का सफर करने का।